नमस्कार दोस्तों, आपका रिपोर्टर पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह और अनिल आर्य हमारे राजनीतिक विश्लेषक और लेखक हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने 3 नामों का ऐलान कर दिया है। जेजेपी के साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी के हिस्से में 3 सीटें आई थी और तीनों ही सीटों पर अपने खास चेहरों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। सबसे पहले बात की जाए फरीदाबाद की, तो यहां से नवीन जयहिंद जो हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्हें चेहरा बनाया गया है। अंबाला सीट से टिकट दिया गया है पृथ्वीराज को, जो कि डीजीपी रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको टिकट दिया गया है। करनाल से कृष्ण अग्रवाल को टिकट दिया गया है। क्यों इन नामों को आगे किया गया और कितनी बड़ी चुनौती और दावेदारी ये इन अलग अलग सीटों के ऊपर पेश कर सकते हैं, इसी के बारे में विश्लेषण करेंगे अनिल आर्य जी। अनिल आर्य जी, सबसे पहले अगर बात की जाए नवीन जयहिंद, बार बार जिक्र चर्चाएं ये हो रही थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं करनाल से, लेकिन अब उन्होंने सीट चुनी है फरीदाबाद की, जबकि करनाल भी आम आदमी पार्टी के खाते में थी अगर गठबंधन की बात की जाए तो। महेंद्र भाई, जो करनाल की सीट है वो ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है कि वहां ब्राह्मण जो है सांसद बनते आए हैं, लेकिन नवीन जी ने ठीक डिसीजन है उनका। करनाल की जो सीट है वो इतनी ज्यादा सुरक्षित नहीं थी आज के हालात में, इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शायद फरीदाबाद में वो कर पाएंगे। फरीदाबाद के बारे में बताने से पहले मैं 2 बातें आपको करनाल और रोहतक के बारे में और नवीन जयहिंद के बारे में बताऊंगा। 2014 के चुनाव में नवीन जयहिंद रोहतक से चुनाव लड़ रहे थे। उस टाइम सारी कमान जो थी वो योगेंद्र यादव जी के हाथ में थी और सुनने में आता था कि केजरीवाल जी नहीं चाहते थे कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, सिलेक्टेड सीटों पर चुनाव लड़ना वो चाहते थे, लेकिन यादव साहब की जिद के आगे इनकी नहीं चली और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी आम आदमी पार्टी हरियाणा में। इनकी बात करें नवीन जयहिंद की, तो इन्हें 46,769 वोट मिले थे, लगभग 4.47% के आसपास। रोहतक में 4.5% वोट इन्हें मिले थे रोहतक में। और वहीं इनके जो कैंडिडेट थे यहाँ इसमें करनाल में, वो परमजीत सिंह थे, उन्हें मात्र 2.70% वोट मिले थे, बहुत कम वोट मिले थे, 32,000 के आसपास। लेकिन वहीं फरीदाबाद में इन्हें 6% के आसपास वोट मिले थे। इनके कैंडिडेट थे पुरुषोत्तम डागर। और चौंकाने वाली बात, पुरुषोत्तम डागर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से 2014 में उम्मीदवार थे, उन्हें वोट मिले थे फरीदाबाद में 5.96%, लगभग 6%। हाँ, और 5 सीटों के ऊपर जो वोट था वो लगभग 10,000 या उससे ज्यादा था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सीट थी, सबसे ज्यादा जहां वोट इन्हें मिले हैं वो बड़खल की है और तिगांव में इन्हें 12,000 मिले हैं, बड़खल में 15,000, फरीदाबाद में 10,000, फरीदाबाद एनआईटी में 9,000 और बल्लभगढ़ में 9600 यानी 9,000 के आसपास वोट मिले। सबसे बड़ी बात महेंद्र ये है कि फरीदाबाद में जो है वो दिल्ली के काफी नजदीक है और इन्हें आम आदमी पार्टी का प्रभाव जो है वो एनसीआर के क्षेत्र में ज्यादा है, जो बिल्कुल क्लोज है। तो फरीदाबाद और दिल्ली में कोई ज्यादा फर्क नहीं है आज के समय में, बिल्कुल टच का एरिया है और प्रचार करना भी आसान होगा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावा किया जाता है कि किस तरह के काम किए गए हैं, वो चाहे शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो, बिजली सस्ती करने को लेकर हो, या फिर पानी की जो सप्लाई है उसको बेहतर करने को लेकर हो, तो फरीदाबाद में चेक एंड बैलेंस जल्दी हो सकता है। मतलब अगर लोग देखना चाहें, जानना चाहें, तो फरीदाबाद के लोग जरूर जानते होंगे या देख सकते होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात एक और है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ कास्ट को बड़ा ध्यान रखा है कि कास्ट के नजरिए से बल्लभगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हरियाणा की सबसे ज्यादा जहां ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो बल्लभगढ़ है परसेंटेज के लिहाज से। और उसके बाद में पलवल में भी बहुत अच्छी ब्राह्मण आबादी है। और अगर हम 2014 की विधानसभा के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो यहाँ से 4 एमएलए बिल्कुल कांटे के मुकाबले में रहे हैं। 4 कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के अंदर 2 एमएलए बने हुए हैं। पिरथला से टेकचंद शर्मा बीएसपी की टिकट पर बने थे, अब उन्हें रेस्टिग्रेट किया जा चुका है बीएसपी से। और मूलचंद शर्मा बीजेपी की टिकट पर बल्लभगढ़ से विधायक हैं। वहीं शिवचरण शर्मा और आनंद कौशिक दूसरे स्थान पर रहे थे और अरविंद भारद्वाज इनेलो की टिकट पर तीसरे स्थान पर रहे थे, उपस्थिति दर्ज कराई थी। यानी कुल 9 सीटों में से 4-5 सीटों के ऊपर डायरेक्ट ब्राह्मण कैंडिडेटों का दबदबा यहाँ पर रहा है, जो पहले या दूसरे स्थान पर रहे हैं। काफी सारी आबादी यहाँ माइग्रेटेड आबादी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ आई हुई है। हम देखते हैं कि लगभग
तीन नई परिसीमन में 3 नई कॉन्स्टिट्यूंसी उसी इलाके में बनी थी, वो बाकी हरियाणा से कटके। तो जो माइग्रेटेड लोग हैं उनका भी प्रभाव बीजेपी का, कांग्रेस का और अब आम आदमी पार्टी का रहता है, क्योंकि वो मुख्य व्यवसाय उनका ऑन रोड का है। जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ऑन रोड जो व्यवसाय करने वाले लोग थे उनको काफी राहत दी थी, पुलिस वगैरह या प्रशासन की तरफ से तंग नहीं किया जाता था। तो फरीदाबाद और गुड़गांव में काफी अच्छा प्रभाव आम आदमी पार्टी का है। कास्ट के लिहाज से नवीन जहीन वहां पर वो कॉन्स्टिट्यूंसी करनाल से ज्यादा सूट करती है, इसीलिए उन्हें करनाल को छोड़कर फरीदाबाद जाना पड़ा। अंबाला से पृथ्वीराज जो कि डीजीपी रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इन्हें उतारा गया है, क्यों? पृथ्वीराज जो है पिछले 1 साल से यहाँ पर एक्टिव हैं। ये बेसिकली जो है जगाधरी में ही पले बड़े हैं और इनकी वाइफ जो है वह अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। ये हरियाणा के मार्केटिंग बोर्ड में एसडीओ भी रहे हैं और इनकी वाइफ जो है वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। 1 साल से यहाँ पर एक्टिव थे, पिछले 1 साल से अगस्त 2017 में रिटायरमेंट के बाद में कंटिन्यू यहाँ रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, रीजनल कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई कोई कैंडिडेट यहाँ पे इसी तरह का लेके आना चाहिए था आम आदमी पार्टी को, जो यहाँ का लोकल होता, और खासकर शहरों में इनका अच्छा प्रभाव रहा है। तो 50% के आसपास वोट यहाँ अंबाला में शहरी वोट हैं, तो इसीलिए जगाधरी से इन्होंने चुना है। बाकी कोई कैंडिडेट उस इलाके से भी नहीं है, इसीलिए इनका चयन किया गया है। सारे जो कैंडिडेट हैं वो या तो बाहरी हैं या इस बेल्ट के हैं, अंबाला बेल्ट के हैं, यमुनानगर की तरफ से नहीं है। करनाल से कृष्ण अग्रवाल, और आपका ये कहना था कि कृष्ण अग्रवाल इन 3 नामों में से सबसे खास है, क्यों? महेंद्र जी, अब मैं कास्ट के नजरिए से अगर इसको देखूं तो कोई भी बनिया समुदाय से किसी भी बड़ी पार्टी ने टिकट नहीं दी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आईएनएलडी हो, किसी भी पार्टी ने बनिया समुदाय से, वैश्य समुदाय से किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। ये केजरीवाल ने हिम्मत दिखाई है कि एक बनिया कैंडिडेट को यहाँ से करनाल से उन्होंने उतारा है। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है कि वैश्य समाज से अब तक किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार भी नहीं उतारा है। सांसद बनते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं वैश्य समाज से। बिल्कुल, काफी बड़े नाम है, अगर मैं याद करूं तो काफी बड़े नाम है इसमें, जैसे लाला घमंडी लाल 1951 में झज्जर सीट से सांसद रहे हैं। फिर स्वतंत्रता सेनानी जो है मूलचंद जैन, रामकिशन गुप्ता, ओम प्रकाश जिंदल, नवीन जिंदल, ये तो बिल्कुल पुराने नाम है, नए नाम है जिनको ये रहे हैं। लेकिन जैसे जाट और नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है वो आई थिंक 2004 के आसपास इस शब्द का जन्म हुआ है। उस टाइम जो नॉन जाट की श्रेणी में काउंट होते थे वो केवल बनिए और ब्राह्मण समुदाय के लोग ही काउंट होते थे। बाकी अदर लोग जो है वो नॉन जाट की श्रेणी में नहीं आते थे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आज बनियों की जो जगह है वो पंजाबी लेते जा रहे हैं। जैसे कई सीटें ऐसी थी जींद की बाई इलेक्शन में इस बारे में बड़ी चर्चा हुई थी, जींद बाई इलेक्शन में कि वो केवल और केवल बनियों की सीट मानी जाती थी। वहां आज पिछले 3 इलेक्शन से पंजाबी समुदाय के लोग वो है जीत रहे हैं। तो ये एक्चुअली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को किसी के खिलाफ बोलने वाली बात है, ये महज एक विश्लेषण की बात है। और बार बार बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जात के नाम पे आप लोग विश्लेषण मत किया कीजिए। लेकिन आप मान के चलिए कि जब जो तमाम पार्टीज हैं वो जात के नाम पर टिकट देती हैं और ज्यादातर वोटर्स जात के नाम पे वोट करते हैं, तो फिर इस आधार के ऊपर विश्लेषण भी होना जरूरी है। और जब ये विश्लेषण होता है तो इसके आधार के ऊपर और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण और बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी होती हैं जो आप लोगों से हम साझा कर पाते हैं। तो प्लीज इसको उस नजरिए से मत देखा कीजिए, इसको महज एक जानकारी के नजरिए से देखा कीजिए, एक विश्लेषण के नजरिए से देखा कीजिए। यहाँ राजनीति में कास्ट नहीं है, राजनीति में ही कास्ट नहीं है। यहाँ तो जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जब डिप्टी कमिश्नर लगाए जाते हैं तब भी कास्ट देखी जाती है कि इस कास्ट से कितने लोग आ गए हैं। यहाँ आईपीएस इतने लग गए हैं, डीसी यहाँ लग गए हैं, तो अधिकारियों की नियुक्ति में भी कास्ट देखी जाती है। तो हम कास्ट के मुद्दे को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और इसको इग्नोर किया भी नहीं जाना चाहिए। ये तब खत्म होगा जब ये अपने पीक पर चला जाएगा। शायद 1-2 इलेक्शन के बाद में कास्ट के बारे में बात करना लोग बंद कर देंगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही। हम चर्चा कर रहे थे करनाल के बारे में। करनाल में पिछली बार आम आदमी पार्टी की टिकट पर परमजीत सिंह थे, जिन्हें बहुत कम वोट मिले थे, 32,000 के आसपास वोट मिले थे, तो बिल्कुल 2.70% के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं ये जो अब टिकट जिनको दी है करनाल से, ये कृष्ण अग्रवाल,
वकील हैं पेशे से और मोर माजरा गांव के रहने वाले हैं, जो असंध हलके में पड़ता है मोर माजरा। स्कूल चलाते हैं एक, और समाज सेवी हैं, उपाध्यक्ष हैं अग्रवाल, जो कई समाज सेवी हैं सभाओं के, संस्थाओं के। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है, अगर ये वही जो कृष्ण अग्रवाल है, जहां तक मेरी जानकारी है, ये लास्ट टाइम में बीजेपी से टिकट मांग रहे थे शायद। मुझे इनसे एक मुलाकात हुई थी। अब ये आम आदमी पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं, ये ब्राह्मण सीट मानी जाती है करनाल, और अब की बार अभी कांग्रेस ने कोई टिकट डिक्लेयर नहीं किया है। शायद अब की बार यह मुकाबला सभी नॉन ब्राह्मण्स के बीच में हो, ऐसा मुझे लगता है। जी, ये बड़ा दिलचस्प होगा, और आप लोगों से इस तरह की दिलचस्प जानकारी जो जरूरी है विश्लेषण के तौर पर, वो जानकारियां साझा करते रहेंगे। आप लोगों को अगर ये विश्लेषण और जानकारियां अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक किया कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप लोगों का भी धन्यवाद।